वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 11 जिसमें चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां, कैरियर और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में मैं कवर अप करवा दूंगा। ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं, वो भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं MCQ की आज शाम तक वीडियो डाल दूँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और इसके साथ साथ और भी कोई हेल्प हो जो आप मुझसे चाहते हैं तो मैं ज़रूर करने का प्रयास करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, ताकि आपके सब्सक्राइब से हमारा थोड़ा मोटिवेशन हो और हम और ज़्यादा आपके लिए काम कर सकें। अब शारीरिक शिक्षा की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो देखो यार, शारीरिक शिक्षा जो है वह हमारे शिक्षा का ही भाग है, हमारे शिक्षा का ही अंग होता है, जिसमें हम स्वास्थ्य एवं प्रकार से और खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, पोषण, खाने की जो हमारा पोषण, हमारे शरीर को चोट, शरीर और इनमें से समाहित जो मस्तिष्क हमारा है उसमें अंग भी है, आत्मा भी है, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मतलब एक चीज़ का अध्ययन नहीं है। शारीरिक शिक्षा लोगों को लगता है कि ये तो ऐसी सब्जेक्ट है, लेकिन भाई ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने हर एक चीज़ का अध्ययन करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर खेल, खिलाड़ी से लेकर के टूर्नामेंट से लेकर आपका चोट या पोषण तक, या शरीर के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, अंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में अध्ययन करना ही एक प्रकार से शारीरिक शिक्षा कहलाता है। अब इसको लेकर एक हमारे जो राइटर हैं जिसमें लियूम पकिन के अनुसार अगर हम कहें तो शारीरिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति उत्तम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कौशल एवं पुष्टि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शारीरिक शिक्षा को सीखते हैं या पढ़ते हैं तो आप उत्तम, बहुत श्रेष्ठ बन सकते हैं। किस रूप में? शारीरिक रूप से अच्छे हो सकते हैं, मानसिक रूप से आप अपना अच्छा कर सकते हैं और सामाजिक कौशल को भी आप अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल नए खेल आपके त्योहारों के नाम बताओ। तो देखो यार, आपको सबसे पहले बताना है कि खेलो इंडिया जो आपका है शीतकालीन खेल है और शीत ऋतु में बर्फ़ इत्यादि खेले जाने वाले, जिसमें आइस आपका आइस हॉकी है, आइस स्केटिंग है, और 2020 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 2020 में शुरू होता है। उसके बाद खेलो इंडिया आपका विद्यालय, विश्वविद्यालय खेल, जिसमें भारत के मतलब जो भी विद्यालय हैं उनके बीच में मुकाबले शुरू होते हैं। 2020 से यह भी शुरू आपका हो गया था। साथ ही साथ टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का नाम लिखिए, तो आपका ग्रीष्म ओलंपिक खेल और डेविस कप, ये जरूर क्वेश्चन आता है कि डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप आपका है टेनिस से संबंधित, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ आपसे यह भी प्रश्न आते हैं कि भाई और कौन से टूर्नामेंट्स हैं आपके टेनिस के, तो टेनिस में आपका फ्रेंच ओपन है, आपका विंबलडन है, आपका ग्रीष्म ओलंपिक खेल है, US ओपन आपका है। साथ ही साथ आपका इसमें हॉपमैन कप है, आपका टाटा ओपन कप है, मतलब बहुत सारे कप आपके इसमें हैं और ज़रूर इनके नाम याद रखना, डेविस वाला खास करके क्योंकि एग्जाम में आता है। साथ ही साथ सामाजिक आपका सामंजस्य उद्देश्य के बारे में लिखिए कि भाई सामाजिक सामंजस्य क्या होता है। अब सबसे पहले सामंजस्य का मतलब बता दो। इसका मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। तो तालमेल बैठाना ही सामाजिक सामंजस्य है, जिसमें बता रहा है कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा क्या होता है, हमारे नेतृत्व करना, हमें लीडरशिप सिखाई जाता है, अनुशासन, डिसिप्लिन हमारा मजबूत किया जाता है, ईमानदारी की हम अच्छे से काम को करें, ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, समाजीकरण, हम समाज में जुड़ सके, और नियमों के अंतर्गत रहना हमें सिखाया जाता है कि नियमों के अंतर्गत रहना चाहिए। ये सामाजिक उद्देश्य आपके रहते हैं खेलों के। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना के उद्देश्य क्या रहे। ये आया हुआ पिछले साल भी, मैंने पेपर जब सॉल्व किया था आपका एनुअल, तब उसमें देखा तो विभिन्न खेलों में योग्य परीक्षण आपको उपलब्ध करवाना। 1961, ये जरूर याद रखना, 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना मोती बाग पटियाला में की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य संबंधित कैरियर से आप क्या समझते हैं? देखो यार, शारीरिक शिक्षा जो आपकी होती है इसमें आधुनिक युग में हम अगर बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। किसके प्रति? स्वास्थ्य के प्रति। आजकल लोग देखो कितने मोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, शरीर उनका नहीं बन रहा है, तो ये स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। सभी व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सचेत हो जाएं और स्वास्थ्य एवं अपना हृष्ट पुष्ट रहे, और प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाए, जिसमें सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, अच्छा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक या दारू या बियर टाइप ना पीना, ये सब कुछ हमें शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ कैरियर के अधिक अवसर आपके पास वृद्धि होती है और दूसरे क्षेत्र में भी एथलेटिक ट्रेनिंग आपको मिलती है। इसके साथ शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य दोबारा से, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कुशल एवं योग्य नेतृत्व देना। शारीरिक शिक्षा हमें क्या करता है? कुशल और योग्य नेतृत्व देता है और ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जो एक व्यक्ति के या समुदाय के कार्य करने का अवसर दे। ठीक है। साथ ही साथ वे सभी क्रियाओं में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उत्तेजक और संतोषजनक और सामाजिक रूप से निपुण हो जाए। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति का मतलब सर्वांगीण विकास एक प्रकार से होता है, आप यह भी लिख सकते हैं।
इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा क्या है, उसके उद्देश्य और लक्ष्य, एक साथ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको दोनों पॉइंट जो अभी ऊपर पढ़े हमने इसमें इंक्लूड करने हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा का एक व्यावसायिक क्षेत्र माना जा चुका है और आज कैरियर उनके उचित ऑप्शंस हमारे सामने हैं। जिनकी किसी की अगर शिक्षण में कोई रुचि है, वो उसी खेल में रहना चाह रहा है, तो वो करियर ऑप्शन अपना बना सकता है, शिक्षण क्षेत्र में ट्रेनिंग दे सकता है, कोच बन सकता है। और शारीरिक शिक्षण कैरियर में आप बता सकते हैं कि अध्यापक बहुत से स्तर आपके हैं जिसमें अध्यापकों को मौका मिलता है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स में आप अध्यापक की भूमिका निभा सकते हैं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, माध्यमिक स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, महाविद्यालय में भी और विश्वविद्यालय में भी आपके ऑप्शंस बनते हैं। साथ ही साथ घटना संबंधित जो आपका प्रश्न इसमें आता है कि भैया सरकारी स्कूल में विद्यालयों जो विद्यार्थी हैं, खेलो इंडिया 2020 में स्वर्ण पदक जीता था और स्कूल में उनका स्वागत हुआ, प्रधानाचार्य ने उनका स्टेज के भाषण के लिए आमंत्रित किया। अब देखिए यहाँ पर एक सर्वांगीण कितना अच्छा, मतलब ये उदाहरण मैंने जानबूझ कर लिया क्योंकि भैया ये कितना अच्छा उदाहरण है कि एक जो बच्चा है वह कहीं स्टेज पे कहीं जीत कर आया है और कितना अच्छा उसका सम्मान किया जा रहा है। तो यहाँ से व्यक्तिगत जो सामाजिक उसको प्रतिष्ठा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, वह भी इसमें खेलों के माध्यम से दिखाने का प्रयास है। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा क्या है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य पर प्रकाश डालने हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अब ये 2 नंबर वाले ऊपर थे, अब ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। सेम आपको आंसर रखना है। इसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा से जो आपके जो जुड़े मामले हैं उसके साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास करना, यह शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य आपका होता है, इस बात को याद रखना। और मनुष्य के जीवन यापन के लिए भी आवश्यक बन चुका है और इसलिए शारीरिक शिक्षा जो है वो अपने आप में शारीरिक शिक्षा से ना होकर के सामाजिक भी उसके रूप में उसको फायदा पहुंचा रहा है। अब कैसिडी के अनुसार शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो केंद्रित अनुभव और परिवर्तन मानव में आते हैं, वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। इस बात को याद आप रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके उद्देश्य पर हम फोकस करेंगे तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और स्वास्थ्य बनाना है, जिसमें नैतिक और सामाजिक गुणों को करना है। अब इसके डिवीजन देखो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में करवाया, ऊपर तो बहुत छोटा था, अब इसके लिए आपको बड़ा दे दिया गया है, मतलब बड़े पॉइंट्स हैं जिसमें आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य दिमाग में बैठा लो, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक प्रत्येक प्रकार का विकास करना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, अच्छा नागरिक उसे बनाना है। इस बात को याद कर लो, मन में बैठा लो। ठीक है, बिना कोई कार्य सफल नहीं होता, इसलिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्य होना चाहिए, और सफल आप बन नहीं सकते तब तक। तो इसलिए भी शारीरिक शिक्षा जो है एक प्रकार से आपको आपके लक्ष्य के प्रति जो है वो सजग करती है, सचेत करती है। और शारीरिक शिक्षा में देखिए कितना कॉम्पिटिटिव आजकल बच्चे हो रहे हैं। आजकल उन्हें पता है कि आप किस लेवल के एथलीट वो बनना चाह रहे हैं, किस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, और खासकर वो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वे भी कर पा रहे हैं। तो ये भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके साथ देखिए ओलंपिक्स में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें कुछ 1-9 क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। ए आपका 1886, बी आपका 1894, आपका डी 1887 या फिर आपका 1892। राइट आंसर आपका है 1894, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। प्राचीन ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किया गया था, आंसर है आपका हरकुलस, आपका बी पोसिडोन, या डी आपका है, सी आपका है थियोडिसस, या फिर आपका है जियोस। ठीक है, जियोस इसका राइट आंसर आपका है, जियोस। ठीक है, इसके साथ देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है, ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी आपका स्विट्जरलैंड, या फिर डी आपका फ्रांस। इसका राइट आंसर आपका रहेगा स्विट्जरलैंड, याद रखना। अगला ओलंपिक मूल्य चुनिए, ये आया हुआ है पिछले साल 1 नंबर में भाई। मनोरंजन करना है, बी आदर करना है, सी देश के लिए खेलना है, या आपका डी शक्ति। इसका राइट आंसर आदर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है। ए जिगारो कानो, बैरोन पियरे डी कॉबर्टिन, या फिर सी सर दादाबाजी टाटा, या फिर डी जैक रॉक्स। राइट आंसर आपका है बैरोन पियरे डी कार्बोटिन, ये राइट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपको ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं। ये सारे जानबूझ के भाई ये क्वेश्चन लाए हो MCQ यहाँ पे ही, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आप चाहते हैं सारे चैप्टर के MCQ आ जाए तो शाम मुझे कमेंट करिए, शाम तक मैं पक्का डाल दूंगा। फिर ए 3, बी आपके 5, या फिर आपके सी 3 2 मतलब, या फिर डी आपके 4। राइट आंसर इसका है 5, क्योंकि 5 बड़े बड़े महाद्वीपों का ये प्रतिनिधित्व करता है। वैसे 7 है लेकिन 5 बड़े बड़े हैं, उनका प्रतिनिधित्व ये करता है। साथ ही साथ
अब आपको क्वेश्चन आएगा प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में आप लिखिए, जानिए क्या जानते हैं आप उसके बारे में। प्राचीन ओलंपिक जो खेल है आपका सबसे पहले शुरू होता है 776 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, मतलब बहुत आज से लगभग मान के चलिए 2700 साल पहले, 2800 साल पहले। और शुरू में ये आपका 394 एडी में फिर रोमन साम्राज्य में, अभी एक अगर बात करें तो शुरू होता है थियोडिसिस जो आपके हैं उनके द्वारा बंद करवा दिया गया था। खेलों में धार्मिक मूल्य ज़्यादा था उस समय। युद्ध ओलंपिक खेलों के दौरान रुक जाते थे। यूनानी ही प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते थे। ये मतलब शुरुआती स्टार्टिंग था जहाँ पे यूनानी लोग ही ओलंपिक्स में भाग लेते थे केवल। साथ ही साथ क्या ओलंपिक प्रतीक के छल्लों का रंग किसी एक महाद्वीप के व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व कर सकता है? आंसर है नहीं। किसी एक महाद्वीप के व्यक्तिगत का नेतृत्व नहीं कर सकता, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक प्रतीक रिंग के छल्लों का रंग नीला, याद रखना आप कौन कौन से जरूरी है, नीला, काला, लाल, पीला, हरा, सभी महाद्वीपों को एकता दर्शाता है, ना कि व्यक्तिगत किसी एक महाद्वीप के कोई विशेष रंग है। ये एक प्रकार से ये हमारी एकता को दर्शाता है, हमें जोड़ने की बात करता है। ओलंपिक का उद्देश्य क्या होता है? तो भाई ओलंपिक का उद्देश्य है खेल अभ्यास के द्वारा जो युवक है उनको शिक्षित करना, जिससे वे बेहतर विश्व बनाने में योगदान दे सके, बिना किसी भेदभाव के ओलंपिक भावना के साथ, इसके साथ अपना भाईचारा, अपनी मित्रता, अपनी एकता और न्यायपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपके जो समिति है ओलंपिक, उसके मुख्य कार्यों में सबसे पहला आपका आता है ओलंपिक खेलों के आयोजन का स्थल निर्णय लेना। दूसरा, खेल कार्यक्रमों के आयोजन और खेल से मेजबान देशों का चुनाव करने के साथ साथ नए सदस्य, मतलब ये चुनता है कि किस देश में खेल होगा किस में नहीं। जैसे आपका ओलंपिक्स चाइना में आपका होता है, आपका जापान में होता है, कतर में आपके फुटबॉल का आयोजन, ये कौन करता है? उनकी कमेटियां, मतलब कोई भी करती है, अगर कोई भी आपकी संस्था है तो। उसके साथ प्रतियोगिताओं के लिए मौलिक नियमों का निर्धारण भी इसी समिति द्वारा होता है, मतलब क्या नियम होंगे, कैसा जीता जाएगा, क्या नियमों का पालन किया जाएगा, यह समिति ही बनाती है। खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उनकी सहायता करना, यह भी इसका काम है। साथ ही साथ खेलों में नैतिकता के साथ खेल के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करना, शिक्षा प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, और विभिन्न संस्थाओं द्वारा खिलाड़ियों के सामाजिक और जो व्यवसाय है उसके भविष्य और कल्याण के लिए प्रयास करना ताकि उसका विकास हो सके। ओलंपिक जो आपका आंदोलन है प्रभावी बनाने के लिए किसी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात से बचना है, ठीक है, विरुद्ध कार्रवाई भी करनी अगर कोई कर रहा है तो। और खेल कूद के साथ सांस्कृतिक शिक्षा को संयुक्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। साथ ही साथ खेल के सभी स्तरों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने। आज देखिए अब महिलाएं बड़े स्तर पर आगे आ रही है, उसका बहुत बड़ा कारण ऐसी संस्थाओं के नियम भी हैं। इसके साथ खेलों को सुरक्षा तथा एकता को मजबूत करने के लिए कार्रवाई करना। डोपिंग के विरुद्ध, डोपिंग मतलब नशीली पदार्थ का प्रयोग ना करना, और खेलों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही करवाए जा रहे हैं। अब योग में से आपका क्वेश्चन जो आएगा वो ये क्वेश्चन बनते हैं कि भाई समाधि या ध्यान के लिए पहले क्या पूर्वापेक्षित है, क्या करना चाहिए पहले आपको? तो भैया यहाँ पे आपको है यम और नियम समाधि की साधना है, जिसमें ध्यान के लिए सबसे पहले आपको यम में मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह शामिल है, जिसमें आपको घर का त्याग करना पड़ेगा। साथ ही साथ शौच, संतोष, तप, स्वाद, यय और ईश्वर में परिधान आपको शामिल करना पड़ेगा। आपको एक प्रकार से अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपको अपने मोह माया के जो चीज़ें हैं उसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, थोड़ा नॉर्मल जिंदगी को जीना पड़ेगा। इसके साथ ही कपालभाति प्राणायाम, आपका प्राणायाम क्या है, योगिक क्रिया की हमें टिप्पणी करनी है। तो देखो कपालभाति एक ऐसी योगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए होता है और श्वास तकनीक के माध्यम से कार्य करता है ये, ठीक है। अगला है, कुछ लोगों का मानना है कि योग को सामान्य देखकर भी सीख सकते हैं, क्या योगा में मार्गदर्शन की जरूरत है? कह सकते हैं और नहीं भी। देखिए योगा आज के समय में अगर हम बात करें तो सामान्य पहुंच में है, और परंतु इसमें भी सही मार्गदर्शन और तकनीक का अध्ययन की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ेगी भाई। आप कोई सा भी काम करना चाह रहे हो उसके लिए आपको अध्यापक की जरूरत तो अक्सर पड़ती है। कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो अपने आप कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अध्यापक की आवश्यकता जरूर है। अध्यापक के बिना मुझे लगता है कि जीवन हमारा निरर्थक हो सकता है, तो अध्यापक का होना बहुत जरूरी होता है ताकि सही दिशा में कार्य किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, योग का खेल में क्या योगदान है, अथवा इसी का ऑप्शन अगर आ जाए योग का महत्व। एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन का एक ही बात है, आंसर सेम लिखना कि योग शारीरिक व मानसिक व्यायाम होते हैं जिसमें शरीर को लाभ होता है और इसके द्वारा ही हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है, अच्छा रह सकता है। और साथ ही साथ इसमें हृदय फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है। नियम अभ्यास से शरीर रोग मुक्त हो जाता है, रोग आता ही नहीं है। लोच और समन्वय, लोच का मतलब शरीर आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है, थकान दूर करने में सहायक होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है अगर आप योगा करते हो। और शरीर के ढांचे में आपका सुधार आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग झुक कर चलते हैं या बहुत सारे पोस्चर खराब होते हैं, वो योगा से ठीक किए जा सकते हैं।
साथ ही साथ ध्यान का खेलों में क्या योगदान है? देखो यार, बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि योग द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हमारे जो कार्य है वो सही से किए जाएंगे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से हमारा कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और हम विकास बहुत तेजी से कर पाएंगे। पॉइंट्स वही वाले आपके सारे लगभग इसमें रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, षष्ठ कर्म से आप क्या समझते हैं? अब देखिए, षष्ठ कर्म जरूर आता है आपके, प्लीज इसको समझ लीजिएगा। चार्ट भी इसीलिए मैंने, जो ये आपका चार्ट है इसको हमने बना रखा है, जिसमें नैतिक क्रिया है, धोती क्रिया है, वस्ति क्रिया है, नौली क्रिया है, त्राटक क्रिया है, कपालभाति क्रिया है। अब क्या इनके मतलब है? नैतिक क्रिया मतलब होता है नासिका के साफ करना, शुद्ध करना, मतलब नाक में जब पानी आपने देखा होगा वो एक पानी डालते हैं, वो नैतिक क्रिया होती है। धौती क्रिया का मतलब है आहार नली से सफाई करना, और नौली क्रिया होता है आमाशय के अंगों की मालिश तथा सशक्तिकरण करना। बस्ती का मतलब होता है आंत को धोने व सुदृढ़ करने की तकनीक। साथ ही साथ कपालभाति का मतलब होता है मस्तिष्क के अग्रभाग को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा प्लीज। साथ ही साथ योग निद्रा की विस्तृत रूप से व्याख्या कर रही है, और ध्यान बढ़ाने के लिए क्या इसकी आवश्यकता है, क्या जरूरत पड़ती है। तो देखो भाई, योग क्रिया का अर्थ पहला ही होता है अध्यात्म की नींद। यह नींद जिसमें जागते हुए सोना है, और सोने के जागने के बीच स्थिति ही योग आपकी निद्रा है, जिसमें आप सो नहीं रहे, बस आंखें बंद हैं और आप स्वयं को रिलैक्स कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, दिन भर आप तरोताजा हो जाते हैं। फायदा, आपका जो शरीर है, मस्तिष्क है, वो स्वस्थ रहता है। नींद की कमी को पूरा करता है, इससे थकान व तनाव की अवसाद दूर हो जाते हैं। साथ साथ योग निद्रा जो है बुरी आदतों से छूट आपको मुक्ति दिलाता है, और इसके साथ रक्तचाप, मधुमेह रोग, हृदय रोग, सिर दर्द, पेट की घाव, दमे बीमारी, गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटने, देखिए कितने सारे फायदे हैं। साटिका, अनिद्रा, अवसाद और मनोवैज्ञानिक बीमारियां, जिसमें स्त्री रोग के प्रसव काल की पीड़ा में भी बहुत सहायक है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही साथ इसमें ये आपके ये बहुत ज़्यादा नीचे हैं, जिसमें नियम क्या है, क्वेश्चन आ सकता है नियम क्या है। तो योग में दूसरा आधारभूत अंग होता है नियम। अर्थ, योग को शौच, संतोष, तय, स्वास्थ्य और ईश्वर परिधान एक प्रकार से माना जाता है। साथ ही साथ आसन क्या होता है, यह क्वेश्चन भी आपका आएगा, आसन क्या होता है। तो किसी भी मुद्रा में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है, जिसे करने की योगी मन स्थिति स्थिर होना चाहिए, और इसे करने से प्रत्येक अंग और प्रत्यंग क्रियाशीलता के माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं, मतलब आपका शरीर स्वस्थ होता है और आप एक सक्रिय होते हैं और लचीले आपका शरीर बनता है। प्राणायाम का मतलब होता है शरीर के स्थिर हो जाने में श्वास लेने की जो एक प्रकार से क्षमता आपकी है, श्वास लेना और छोड़ना स्वाभाविक गति से एक प्रकार से होता है, और इसमें आप अपने सांसों पर नियंत्रण रखते हैं। इस क्रिया को तन मन की शुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि आप खुद पर केंद्रित करते हैं, केंद्र आपका रहता है। साथ ही साथ प्रत्याहार क्या है, तो देखिए प्रत्याहार एक प्रकार से साधक जिसमें इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आपका होता है, और शब्द रूप में अगर कहूँ, शुद्ध रूप में, तो स्पर्श, रूप, रूस, गंध, आसक्ति व्यक्ति को आत्म कल्याण, खुद के कल्याण के लिए एक प्रकार से रास्ते से दूर हटाती है, इसलिए मन को विचलित करती है। और प्रत्याहार जो है वो सिद्ध होने पर यौगिक नींद जो चीज़ इंद्रियां है हमारी, उस पर हमारी विजय दिलाती है, जिससे हमारी इंद्रियां, हमारा जो मन है, हमारे ही कंट्रोल में रहे, जिससे परम सुख हमें मिल सके। साथ ही साथ धारणा क्या है, तो प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रियां, मन एक प्रकार से स्थूल विषय से हटकर सूक्ष्म आत्मा और परमात्मा के आदि ध्यान केंद्रित करने लग जाता है, तो उसी को हम धारणा का नाम कहते हैं। साथ ही साथ ध्यान क्या है, ध्यान के समय आप कह सकते हैं कि एकमात्र विषय शक्ति की तरफ एक प्रकार से जाना है, केंद्रित करना है, और ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर जो ईश्वर है, मतलब एक प्रकार से हम उसके पास जाते हैं, जिसमें हम ब्रह्म आनंद, बहुत हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें शांति में, हमें शांत लगता है, हमारा जो मन है वो मग्न सा हो जाता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है। समाधि इतनी ही भेद है। समाधि जो हमारे प्रकार से है, उसमें ध्यान में तो ध्यान तो करना ही होता है, साथ ही साथ इसके तत्व में धैर्यता और धैर्य भी हमारा बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ क्वेश्चन आपका इसमें आएगा अगला, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का खेल, क्या इसका महत्व है। ये आपका चैप्टर है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आपका आता है, ये ज़रूर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि भैया अक्षमता और विकार में भिन्नताएं बतानी है। अक्षमता वह स्थिति है जिसके प्रत्येक जो आपका व्यक्ति है क्षति के कारण सामान्य जीवन में एक प्रकार से क्रिया कर पाता है, और यह शारीरिक और संज्ञात्मक जो बौद्धिक कार्य है उसको बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति जन्म और जीवन काल के कभी भी आपका हो सकता है इसमें, और अक्षमता जो है वो विकार विकसित नहीं होता है, अक्षमता विकार में विकसित नहीं होता है, ये अपने आप में रहता है। अब विकार में क्या अंतर है, देखिए विकार कोई भी रुकावट
आपका विघटन के द्वारा व्यक्ति को दैनिक जीवन में क्रियाओं को करने में मुश्किलें आ जाती हैं, विकार में मतलब, और दैनिक क्रियाओं को सही प्रकार से नहीं कर पाता है। यह सामान्यतः तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है और कोई भी विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसी लगती है, लेकिन बाद में यह बड़ी लगती है। विकार के बाद अक्षमता विकसित हो जाती है, अक्षमता आपको आ जाती है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आपका आता है। देखिए, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, गामक कौशलों का विकास करना, खिलाड़ियों के आत्मसम्मान को विकसित करना, शारीरिक और यांत्रिक ज्ञान का विकास करना, खेलों को सक्रिय वृद्धि करना ताकि इस खेलों में वो सक्रिय भागीदारी करें, खेलों में खेले मतलब वो घर में ना बैठे, और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे के विकास में परामर्शदाता, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आता है 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन। तो देखो भाई, परामर्शदाता की बहुत आवश्यकता होती है। अब इसमें क्यों? क्योंकि इससे पहली बात तो ये है कि भैया परामर्शदाता जो होता है वो सहायक होता है और सकारात्मक योगदान से बच्चों में वृद्धि और विकास को हम दर्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं बचपन से ही आपके व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा की जरूरत उन्हें पड़ती है। न केवल शैक्षिक योग्यता बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव के लिए भी उन्हें शिक्षक की आवश्यकता होती है। परामर्शदाता होता है तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी विशिष्टता के अनुसार उनके परामर्श का सत्र का आयोजन होता है, मतलब जिसकी जैसी योग्यता और जैसे ही उसके स्पेशलाइज्ड उसे आवश्यकता हो चीज़ की वैसा दिया जा सकता है ताकि उसके समस्याओं का समाधान हो सके। परामर्शदाता क्या कर सकता है? उसके व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को भी अभिभावकों की भागीदारी में सुनिश्चित कर सकता है और विद्यालय के अन्य शिक्षक और कर्मचारी से परामर्श और सहयोग कर विशेष बच्चों की जो समस्या है, चीज़ है, उसको वातावरण को भी हम अच्छे लेवल पे बना सकते हैं ताकि वे अपने बातों को रख सके और अपना विकास कर सके। ये क्वेश्चन आता है कि विशेष शैक्षिक जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसके लिए चिकित्सा में क्या योगदान है। प्लीज इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको भी याद कर लेना यार, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है क्योंकि बनाया ऐसा है। तो देखो भाई, स्वास्थ्य की देखरेख कर सकता है और व्यावसायिक चिकित्सा जो है वो आवश्यकता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए आत्मनिर्भर उन्हें बनाने में सिद्ध हो जाता है। रोजमर्रा के दिनचर्या में कार्य खासकर खाना या कपड़े आपका पहनना या नहाना आदि क्रियाओं में सहायक है। खेल खेलने में सहायक है, जिसमें व्यावसायिक चिकित्सा बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही साथ उनकी जो गति है उसमें रंग में परिवर्तन करने में, खेलने में उपयोगी बनाता है। और तीसरा, विद्यालय की क्रियाओं में सहायक है, जिसमें एक व्यावसायिक चिकित्सक जो होता है, जो बच्चा होता है, वो निरंतर विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरित किया जाता है और उनकी समस्याओं के अनुसार जो मेज है, कुर्सी है, लिखने की सामग्री है, अन्य आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसमें बदलाव करने के सुझाव दिए जाते हैं। रहन सहन के वातावरण में बदलाव, जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक चिकित्सक जो एक प्रकार से है, मुख्य रूप से घर, विद्यालय, खेल के मैदान, क्रियाओं के करने के लिए वातावरण उनके लिए एक सुधार करने के लिए बच्चों के अनुकूल बनाता है मतलब। और इसके साथ साथ बच्चों के लेखन एवं शुष्क गामक क्रियाओं का सुधार, जिसमें व्यावसायिक चिकित्सक जो चिकित्सा विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके सूक्ष्म मतलब छोटे स्तर में भी गामक क्रियाओं और लेखन में भी सुधार करने की सहायक ये बनता है। विशेष पट्टिका बनाना, स्प्लिटिंग करना, जिसमें एक व्यावसायिक चिकित्सक जो आपका है उसमें विशेष बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं करने के लिए विशेष प्रक्रिया की जो पट्टिका है उसको बनाने में कार्य करता है। ये प्लीज याद कर लेना, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 से क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो भैया क्वेश्चन बनेगा संक्षेप में कल्याण और सुयोग्यता का महत्व को बताइए। सुयोग्यता का क्या महत्व है? देखिए, सुयोग्यता का पहला महत्व यही है कि यह मांसपेशियों की टोनिंग एवं उसमें सुधार की मदद करता है। यह चोट के बाद आपका रोग्य प्राप्ति के समय में कम कर देता है उसको, मतलब यह उचित पोषण संबंधित जो जरूरत है उसको पूरा करता है। यह दबाव और तनाव प्रबंधन में मदद करता है हमारी। साथ ही साथ ये जीवन की चुनौतियों का सामना और अप्रत्याशित जो स्थितियां हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार सामना करने में लोगों की मदद, साथ ही साथ पूरे शरीर को नियंत्रित करने और सुधार करता है और सकारात्मक जीवन शैली में हमारे लिए हमें परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन करना था। अब क्या क्वेश्चन है भाई, इसमें समझो कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है। ये आप अगर नहीं भी आ रहा, थोड़ा बहुत अपने से बना के भी लिख सकते हो, जिसमें आप बताओगे कि आयु जो है वो दीर्घ वृद्धि में आयु की बड़ी आवश्यकता होती है और अगर आपको दीर्घ जीना है, लंबे समय तक जीना है, और साथ ही साथ इसमें व्यक्ति बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है उसमें धीमी पड़ जाती है। मान लीजिए मेरी आयु है तो भैया मैं आयु बढ़ रही है, लेकिन इसमें धीमा का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। इसका कहने का मतलब एक्चुअली इस पूरी लाइन का यही है। साथ ही साथ ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, जिसमें शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, वृद्धि रहती है, और एक स्वास्थ्य जीवन शैली वाला व्यक्ति जो होता है शक्तिशाली और स्वास्थ्य बने रहने में सहायता मिलती है। अवसाद को कम करने में सहायता और जीवन शैली आपकी जो है एक स्वास्थ्य जीवन शैली इसका माध्यम होता है। अवसाद का मतलब समस्या, प्रॉब्लम या मानसिक पीड़ा। साथ ही साथ शरीर को आपका जो शरीर का स्वरूप है, हमारा जो शरीर का स्वरूप है उसमें भी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आता है और ये सहायक होता है, फायदेमंद होता है।
और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, एक अच्छी जीवन शैली जो है वो व्यक्ति की पुष्ट स्तर पर बढ़ोतरी करता है और इसकी प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति जो है अधिक आत्मविश्वासी और सचेत होने लग जाता है। देखिए, अगर आप खुद एक चीज़ समझिए, रोज आप व्यायाम करिए या योगा करिए, आप खुद अपने शरीर में चेंजेस देखेंगे। अगले 15 दिनों में या 1 महीने में आप चेंज देखना शुरू कर देंगे। इसके साथ क्वेश्चन आपका आता है ये वाला 3 नंबर में, स्वास्थ्य आहार सकारात्मक जीवन शैली का घटक है, स्पष्ट करो। बिल्कुल सही बात है यार, अगर आप अच्छा खाओगे तो आपका जीवन शैली अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। तो स्वास्थ्य आहार जो है सकारात्मक जीवन शैली में बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वास्थ्य आहार आवश्यक है और यह भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य आहार जो है वो जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वास्थ्य आहार बहुत आवश्यक है और इसके लिए आप मतलब अपना जीवन शैली चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदे होंगे। थोड़ा रिपीट हो गया यहाँ पे। स्वास्थ्य जीवन शैली जो आपका है जिसमें क्या क्या है, इसमें आप बताइए। फलों का, सब्जियों का, अनाज का, वसा की डेयरी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आहार में जैसे विटामिन, पोषक तत्व, खनिज पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। साथ ही साथ यह भी ठीक कहा गया है कि खाना एक जरूरत है परंतु समझदारी से खाना एक कला है। कहने का मतलब यह है कि आपको उतना ही खाना चाहिए जितनी आपको आवश्यकता है, ना कि हद से ज़्यादा। कहते हैं ना कि एक आपको जब भूख लगी हो तो एक रोटी कम खाओ ताकि पचने में आसानी हो। इस बात को याद रखिए। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक पुष्टि और योग्यता को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रकाश डालिए। देखिए यार, नियमित व्यायाम करो, नियमित मतलब डेली व्यायाम करो तो आपका जो शारीरिक पुष्टि है बहुत बढ़िया हो जाएगी, शरीर आपका मस्कुलर हो जाएगा। साथ ही साथ प्रशिक्षण की मात्रा, अमाउंट ऑफ आपका जो प्रशिक्षण है कितनी मात्रा में कर रहे हो, कितना अच्छे कर रहे हो, या क्या उसमें आप उसको आराम भी दे रहे हो सही से, तो ये काफ़ी मैटर करता है किस चीज़ में, शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में। इसके साथ साथ तीसरा आपको है आयाम और शिथिलन, मतलब उचित आयाम और शिथिलन बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर आप आयाम नहीं करोगे, रिलैक्स नहीं करोगे अपने शरीर को तो कोई फ़ायदा नहीं फिर व्यायाम करने का भी। दबाव और तनाव, अधिक दबाव और तनाव के कारण व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक शक्ति जो है प्रभावित होती है। साथ ही साथ उसके शरीर के साथ उसके हेड में, बालों में भी आप अंतर देख सकते हैं जिसमें अधिक तनाव के कारण बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों, जोखिमों को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आप बताइए कि भैया मोटापा, उच्च आपका रक्तचाप, हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं, मधुमेह है, आपका कैंसरों और कब्ज, अवसाद स्वास्थ्य खतरों को रोकने में हमें सहायता मिल सकती है। साथ ही साथ भोजन करने की स्वास्थ्य जो आदतें हैं जिसमें उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं, मधुमेह है आपका, गुर्दे की पथरी है आपका दांतों की बीमारियां हैं और कुछ कैंसर प्रकार के बचाव में नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप अच्छा जीवन शैली जी रहे, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से चबा रहे हैं, अच्छा टाइम दे रहे हैं खाने में भी, इसके साथ साथ आप ऐसा कोई सामान नहीं खा रहे जो आपके पेट में जाके आपका जम जाए, जिससे पथरी की बन जाए, तो ये कुछ आप चीज़ें अगर चेंज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। दूरदर्शन टीवी देखने की सीमित अगर अवधि आप रखेंगे तो अनुसंधानों से पता चला है कि बच्चों और बच्चों के बड़ों नियंत्रित रूप से जो टीवी देखता है उनकी बढ़ती हुई मोटापा दर संबंधित है, जिसमें आप कह सकते हैं काफ़ी मतलब मोटापे को भी प्रभावित ये करता है। जो लोग कम देखते हैं वो काफ़ी मतलब वो शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है और आंखों के लिए भी आपको पता होगा दूरदर्शन या टीवी देखना ज़्यादा हानिकारक है। धूमपान को त्याग कर दीजिए तो अच्छी जीवन शैली आपकी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसे शीघ्र छोड़ देना चाहिए। किसी भी रूप में धूमपान या तंबाकू सेवन मत करो, इससे उच्च रक्तचाप बढ़ेगा और हो सकता है आपको हार्ट अटैक संबंधित जो बीमारियां हैं वे आ जाएं। साथ ही साथ पर्याप्त निद्रा लेना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य जीवन शैली का एक मूड है जिसमें अगर आप अच्छा सोते हैं तो आपका जो मूड है, मिजाज है, अच्छा बना रहेगा। नहीं सोएंगे तो तनाव की स्थिति रह जाएगी। चोटों से बचाव, स्वास्थ्य जीवन शैली को बनाए रखने में घातक जो दुर्घटनाएं हैं उससे होने वाली जो बचाव है, वो चोट है, उससे हमें हमारा बचाव करेगा, हमें सहायता देगा। साथ ही साथ शारीरिक पुष्टि के अंगों की व्याख्या कीजिए। तो शारीरिक पुष्टि ये ज़रूर प्लीज़ कर लीजिए, 3 ही है, ज़्यादा नहीं है, 3 कर लो बस। शक्ति, गति और सहन दक्षता, ये आपके क्या है? ये आपके शारीरिक पुष्टि के अंग है। क्वेश्चन आता है शारीरिक पुष्टि के अंग क्या है? 3 नाम बता दो। शक्ति, किसी भी कार्य करने के लिए शारीरिक क्षमता शक्ति कहलाती है। इसमें मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम करना आपका होता है और व्यायाम खींचना आपका लगभग शक्ति का उदाहरण है। गति, जब व्यक्ति यह योग्यता होती है इसके द्वारा एक ही तरह की क्रिया बहुत तेज गति से करता है और जिसमें आपका भागना वगना हो गया या कोई काम हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा आप बताएंगे इसमें रहेगा। साथ ही साथ आपका दूसरा है गति में आप बताएंगे व्यक्ति की यह योग्यता है किसी जिसके द्वारा एक ही तरह की क्रिया बहुत तेजी से गति कार्य करती है और शरीर के अंगों का अधिकतम जो घुमाव है वो क्षमता आपकी रहती है। इसके साथ सहन, आपका सहन दक्षता, जिसमें यह कार्य करने के लिए प्रकाश जारी रखता है आपको और थकावट को रोकता है और आपको विरोध
की ओर योग्यता बढ़ाता है, मतलब आपका जो प्रतिरोधक क्षमता आपकी है मजबूत करता है। आंतरिक बल भी कह सकते हैं इसे। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहन क्षमता के प्रकार से अधिकतम खेलों में इसका महत्व होता है और मध्यम और लंबी दूरी के दौड़ों में भी इसका अंग होता है। साथ ही साथ लचक। अब जो आपका लचक है, जिसमें यह शरीर के जोड़ों की गति की क्षमता और लचीलापन संयुक्त संरचना आपका होता है, जिसमें मांसपेशियों की लंबाई और संयुक्त संरचना अन्य कार्यों से प्रभावित करता है और फ्लेक्सोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है लचक को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपका है फ्लेक्सोमीटर के माध्यम से। जो बच्चा वीडियो लंत आपका देख रहा है, बीच बीच में एक चीज़ भी नहीं छोड़ रहा है, स्किप नहीं कर रहा है, आपको देखो बहुत सारी चीज़ें करवा रहा हूँ बहुत कम समय में, पूरा आपका सिलेबस ही लगभग। अब अध्याय 6 से क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, चैप्टर वाइज भी समझा रहा हूं इसलिए समझ लीजिएगा, जिसमें परीक्षण एवं मापन की परिभाषित करिए। भैया क्या है ये, तो देखिए परीक्षण जो है वो संबंधित किसी भी जो विशेष उपकरण है, साधन है, प्रक्रिया है और उसमें तकनीक जो आपका प्रशासक है जिसके द्वारा इसे मापा जाता है, खोज निकाला जाता है, निष्कर्ष आपका। जिसमें मापन जो क्रिया है इसमें प्रक्रिया सहायक है। अगर आप सिंपल शब्दों में कहेंगे तो भैया इसमें आंकड़ों को एकत्रित करने में विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप बोलेंगे यहाँ से आपका साधन, प्रक्रिया और तकनीक से होता है। इस बात को याद रखिएगा और निष्कर्ष द्वारा खोजा जाता है, इतना बता दो बहुत है। परीक्षण मापन मूल्य के 4 मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला होता है योग्यताओं और क्षमताओं को जानना। दूसरा आपका है प्रतिभागियों की आवश्यकताओं की खोज करना, अभिप्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना और खिलाड़ियों को वर्गीकृत करना, अलग अलग खिलाड़ियों को वर्गीकृत करना। यह क्वेश्चन जरूर आता है कि बॉडी मास, ये छोटे लेवल पे एक बड़ा क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करेंगे। बॉडी मास इंडेक्स या वेस्ट हिप रेशो के मापन के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल होता है, आ जाता है तो BMI आप बताइएगा। शरीर का जो भार के किलोग्राम में है, ऊंचाई जिसमें शरीर का भाग वेस्ट की परिधि और इंच में और हिप की परिधि दोनों को मापा जाता है। इसको याद रखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखना। मानव शरीर के समेटो मापन की विधि का वर्णन करिए। मानव शरीर का समेटो कैसे मापा जाता है, देखिए मानव शरीर के लिए हमें सबसे पहले आकार और संरचना जाननी होती है, जिसमें समेटो का मापन जो होता है वो शारीरिक और शारीरिक शिक्षक खेलकों के जो अध्यापक है उसको समझने में मदद करता है। साथ ही साथ कौन सा खिलाड़ी किस खेल में प्रतिभा दिखा सकता है, यह विलियम हार्वर्ड द्वारा इसका विधि का बताया गया था। याद रखना, समेटो की जो मापन विधि है वो हार्वर्ड आपका विलियम हार्वर्ड के द्वारा दिया गया था। इसके साथ साथ BMI क्या है, BMI के सभी मापदंडों को लिखिए। BMI देखिए एक सांख्यिक मापन है और जिसकी गणना द्वारा व्यक्ति के अल्पहार और भार और सामान्य भार और अधिक भार के मोटापे के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब BMI का मतलब है सही मात्रा में शरीर में जो बॉडी मास है आपका है कि नहीं है, मोटापा है कि नहीं, ज़्यादा है तो BMI मतलब मोटापा है और नॉर्मल BMI है मतलब सामान्य है वो। स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि तत्वों को सूचीबद्ध कीजिए और किसी एक तत्व की मापन विधि को लिखिए। देखिए स्वास्थ्य का सबसे पहले आपको बताना है कि शरीर की संरचना, शारीरिक संरचना, हृदय वाहिका की आपका सहनशीलता, लोच, ये आपके शारीरिक मापन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मांसपेशियों की सहनशीलता और मांसपेशियों की शक्ति। अब इसमें ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें 3 प्रकार के मानव शरीर को बताया गया है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मतलब होता है कि व्यक्ति का शरीर जो होता है वो गोल मटोल होता है और वह लंबाई कम होती है। मतलब मान लीजिए छोटा हाइट 5.56 या 5.5 वाला हाइट वाला बंदा जो गोल मटोल होता है, अच्छा खासा शरीर उसका होता है और सुदृढ़ शरीर आपका रहता है, ठीक है, खेलों की क्षमता बाधित करता है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे वह थोड़ा सा मोटा होता है पर हाइट लंबी नहीं होती। यहाँ मेसोमॉर्फ में क्या होता है कि जब जो खिलाड़ी है आपका जैसा होता है उसके शरीर में संरचना संतुलित होती है। इस प्रकार के व्यक्ति मांसपेशियों का आकार जल्दी एवं सरलता से बढ़ने के स्वास्थ्य रखते हैं और इनका शरीर जो है ढांचा वर्गाकार होता है। इनके कंधे व छाती कमर के अनुपात में लंबे चौड़े होते हैं, मतलब ये थोड़े से रिस्ट पुष्ट से लगते हैं। एक्टोमॉर्फ का मतलब है ये लोग बहुत पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, मरे थोड़े से होते हैं, उनका वजन भी बढ़ाने में परेशानी इनको होती है। इस प्रकार के जो खिलाड़ी है पतला लंबा शरीर होता है, संरचना कमज़ोर होती है, अजीब सा मतलब खत्म सी, और भार वजन जो है एक प्रकार से परेशानी इनको होती है, वजन अपना नहीं मतलब बढ़ा पाते हैं और व्यक्ति की शारीरिक संरचना हल्का होता है। इनका शरीर जो है शक्तिहीन और आपका सहन क्षमता संबंधी खेलों को उपयुक्त जैसा होता है, जैसे जिम्नास्टिक में मतलब ये जा सकते हैं थोड़ा सा। अब एक एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है, हो सकता है यही एग्जाम्पल ही आ जाए कि व्यक्ति का जो BMI है गणना कैसे की जाती है। मान लीजिए वजन 70 किलोग्राम है और हाइट 170 है, तो अब हम मान लीजिए इसका डाटा ले लेंगे, भाई लंबाई ले लेंगे, इसका वजन ले लेंगे, दोनों करा वजन और लंबाई को दोनों को हम पहले 70 को इंटू 100 करेंगे, इंटू आपका 10 और अपॉन में 170 जो उसकी हाइट है इंटू में 70। सेम कोई भी हाइट हो जिसमें मान लीजिए अब वेट 60 है, उसको भी 100 से करना है आपने, ठीक है। अब इसमें
170 आपका हाइट थी, 160 तब भी आपने 10 से ही करना है, तब भी आपने 10 से ही करना है, और इनटू में फिर 170 दोबारा कर देना है। तो जो आपका इसमें आंकड़ा निकल के बाद में आएगा वही आपका सामान्य बीएमआई रहेगा। थोड़ा सा इस बात को याद रखना, क्वेश्चन हो सकता है यही आ जाए तो इसको तो कम से कम कर ही लो। अब 7वें में से क्या क्वेश्चन आपका आता है, शारीरिक शिक्षा में मानव संरचना और विकास जो विज्ञान है, शारीरिक जो क्रिया है उसमें क्या महत्व इसमें दिया जाता है। खासकर देखिए खेलों का चयन में सहायक करता है। शारीरिक संरचना जो है वो विज्ञान जो है शरीर के बारे में हमारी जानकारी और जो प्रक्रिया है उसमें सहायक होता है। साथ ही साथ जो खेल है उसमें चोटों में हमारी बचाव में सहायक है। मानव शरीर में अस्थियों का क्या कार्य है, तो भैया खनिजों का जो भंडारण है वे अस्थियां ही करती हैं और शरीर को आकृति प्रदान करता है, मांसपेशियों की हमारी सहारा देता है और उत्तेजक जो कार्य है उसमें हमारी सहायता करता है और सुरक्षा प्रदान करता है हमें। लाल कोशिकाओं का निर्माण भी यही करता है, रेड ब्लड सेल्स आपके। साथ ही साथ मांसपेशियां गुण कार्य गुण क्या होते हैं इसके और क्या कार्य है, देखो यार संकुड़न संकुलित क्षमता होती है, उत्तेजना उत्तेजित हो सकती है, लोच लचीलापन शरीर में, और विस्तारशीलता मतलब शरीर का विस्तार आपकी होती है मांसपेशियों का लगभग। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन, हृदय के कार्यों के बारे में बताइए। तो हृदय के क्या कार्य होते हैं इसको याद रखिएगा। हृदय का पहला कार्य आपको बताना है यहाँ पर कि भैया यह शरीर को हमारे, इसमें आपको बताना है कि मांसपेशियों के गुण कार्य क्या होते हैं। तो संकुड़न मतलब संकुल आपका जो शरीर है वो सिकुड़ता है जिसमें क्षमता सिकुड़ने की होती है। उत्तेजना उत्तेजित हो सकती है जिसमें शरीर आपका उत्तेजित और एनर्जेटिक। लोच लचीलापन आता है जिसमें, और साथ साथ अगला विस्तारशीलता, जो मांसपेशियां हैं वो विस्तृत होती रहती हैं, आपकी बढ़ती रहती हैं। इसके साथ हृदय कार्यों के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो हृदय के क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य यही है कि यह शरीर में सभी अंगों को शुद्ध रक्त संचालित करता है और इससे प्रणालीगत जो एक प्रकार से सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हमारे शरीर का है वो रहता है। साथ ही साथ शरीर के सभी भागों को अशुद्ध रक्त को शुद्ध फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों के संबंधित जो प्रवाह है, पल्मोनरी आपका सर्कुलेशन है, जिसमें आपका हार्ट अटैक अगर आ जाएगा नहीं होगा सही से तो इसको प्रभावित करता है। इसके साथ यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय की दर को आपको नियंत्रित करता है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप देख लो, मैं बता ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, आप प्लीज़ इनको मतलब 2 से 3 बार वीडियो देख लो, आपको कंफर्म है सारा सिलेबस कंप्लीट। नियमित व्यायाम से दिल की क्षमता में सुधार होता है और इसके साथ साथ खेल क्षेत्र में आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का महत्व क्या है लिखिए, आता है एग्जाम में, प्लीज़ इसको कर लीजिए। तो भैया पहला आपका है स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने में मदद करता है। यदि व्यक्ति को मानव शरीर की आपकी संरचना जाननी है और स्वाविज्ञान के बारे में ज्ञान लेना है तो भैया अपने स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखना एक प्रकार से आसान हो जाता है। इसके साथ साथ प्रशिक्षण कार्य तैयार करने में सहायक होता है जिसमें शरीर में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसी व्यक्ति की जो संरचना है और कार्य क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, बिना प्रशिक्षण कार्य के संभव ही नहीं है। आपको प्रशिक्षण तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। और प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन में मदद, कैसा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, उसमें भी हमारी मदद करता है। तो ऐसे खेल जिसमें शारीरिक चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन खेलों के प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन भी करा जा सकता है कि भैया कैसा रहा और कैसा नहीं। व्यायाम और खेलों में गति के आपके चयन में सहायता, जिसमें विभिन्न जो व्यायाम है, खेलों में विभिन्न प्रकार की जो गति है और शारीरिक रचना और विज्ञान के बारे में हमारी सहायता करता है। व्यायाम और खेलों की आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से उपयुक्त गति से हमारा पहचानना इसे आसान रहता है। साथ ही साथ खेलों में आपका शोध करने में मदद है जिसमें प्रतिस्पर्धा दुनिया के अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर आपके जो आचरण है करता है और एटोनॉमी और फिजियोलॉजी खेलों के अनुसंधान में महत्वपूर्ण क्षेत्र आजकल बन गए हैं। साथ ही साथ खेलों के जो चोट है उसमें रोकथाम करता है। यदि मानव शरीर की संरचना और कार्य को जानते हैं तो हम सुरक्षित रूप से आंदोलन कौशल प्रदर्शन कर सकते हैं ताकि हम खुद को चोटों से बचा सकें। भैया यहाँ इस प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए। और खेलों के चयन में सहायक है। शरीर की संरचना और कार्यों के ज्ञान के उपयुक्त हम सही खेलों का चयन कर सकते हैं व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार या क्षमता के अनुसार। चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आता है, 3 ही क्वेश्चन पूरे चैप्टर में करवाए हैं जिसमें किशोर अवस्था की समस्याओं का विस्तार पूर्वक आप वर्णन कीजिए। प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, जिसमें आक्रामक व्यवहार, आजकल युवाओं में आक्रामक व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। चिड़चिड़ापन, समझ या बेवजह गुस्सा करना, लड़ाई करना, संघर्ष करना, ये एक बहुत बड़ा समस्या बन गई है। दूसरा, सामंजस्य और समान स्थिति में कमी। आजकल युवा जो है वो सामंजस्य तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और लगातार स्थिरता की कमी है, वे एक जगह रुक नहीं रहे हैं। यह भी अपने आप में एक समस्या है, याद रखिएगा।
साथ ही साथ महत्व की अनुभूति, यहाँ पे किशोर स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगता है और वह सोचता है कि सम्मान मिलना चाहिए उसे, लेकिन माता पिता उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और वो किशोर की भावनाओं को समझने में विफल हो जाते हैं, और यह भी अपने आप में एक समस्या आजकल देखने को मिल रही है। साथ ही साथ करियर के चयन की समस्या, तो किशोर जो है वो करियर का चयन जो है माता पिता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है किशोर अपने करियर के जो फैसले नहीं ले पाएगा, इन फैसलों का चुनाव स्वयं करना चाहता है वह, और उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन फिर आता है। शारीरिक समस्याएं होती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, बाहरी और आंतरिक जो परिवर्तन होते हैं उससे अनावश्यक चिंता उन्हें हो जाती है। जैसे युवाओं में आजकल बाल झड़ने की समस्या या वेट ना बढ़ने की समस्या बहुत कॉमन आपकी देखी जा सकती है। किशोरों की समस्या को हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, देखो ऊपर मैंने समस्या बताई और नीचे मैं इनका आपका उपाय बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं, जिसमें सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार माता पिता किशोरों के जो व्यवहार है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है। साथ ही साथ सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्ण जो व्यवहार है उनको करना चाहिए, और व्यवहारिक जो परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है, वो जो तनाव वो ले रहे हैं उनको बेवजह उनको थोड़ा समझाना चाहिए कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ घर एवं विद्यालय का स्वास्थ्य वातावरण रहे, अच्छा माहौल रहे, और विद्यालय का वातावरण स्वास्थ्य नहीं होगा तो किशोर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। मतलब अगर क्लास में बच्चे नशा कर रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर उसकी भी सेम आदतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं अक्सर, ठीक है। इसके साथ नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा जो है माता पिता द्वारा थोड़ा सा देना चाहिए, और परिवार के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किशोरों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी व्यवहार और संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जा सकता है। साथ ही साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करो। जब बच्चा किशोर अवस्था में है तो माता पिता आपके शिक्षक जो है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को बता सके, समस्याओं को बता सके, वरना बच्चा बताता नहीं माताओं से और अपने शिक्षकों से बातों को। मैं आप लोगों से बहुत फ्रेंडली हूँ, उसका कारण यही है कि आप अपनी समस्या जो भी है मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान भी कर सकूँ। साथ ही साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था की विभिन्न सकारात्मक जो विकासात्मक विशेषताएं हैं उसको स्पष्ट कीजिए। तो क्या क्या विकासात्मक होता है, देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो आपका है वो 6 वर्ष की आयु से 9 वर्ष की आयु में खत्म होता है, और शारीरिक विकास इस अवस्था में जो आपका है कद में धीमी लेकिन निरंतर वृद्धि होती रहती है, हड्डियाँ इस समय मुलायम होती हैं, वजन निरंतर बढ़ता है, नाड़ी दर जो आपके वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, मतलब आपको तेज चल रही होती है, हृदय का आकार शरीर की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, और शक्ति पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, आप में पावर नहीं होती उतनी। इसके साथ मानसिक जो विकास है, बच्चा अभ्यास और गतिविधियों में भाग लेना पसंद करता है, नकल करना और मुख्य विशेषता उस समय होती है, नकल बच्चा करता है, और बच्चों की उम्र में बच्चों के साथ खेलने मज़ों से मज़ा आता है अपने उम्र के, और इस अवस्था में खेल गतिविधियाँ कठिन आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर आपका कमज़ोर होता है और धीरे धीरे विकास कर रहा होता है। साथ ही साथ भावनात्मक जो विकास है, बच्चों को रौब जमाने वाले होते हैं इस ऐसे मतलब, और वे अक्सर जीवन को उत्साहित रहते हैं, माता पिता और प्रतिकरण सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं, वे भाई बहन के प्रति ईर्ष्या रखते हैं इस एज में, और अपनी भावनाओं को समझने में और सक्षम होते हैं और अपने कार्यों के परिणाम को समझते हैं। वे सहानुभूति दिखाते हैं, जब किसी को संकट में देखते हैं तो मदद करने की पेशकश भी करते हैं, क्योंकि बच्चा देखो अच्छा ही होता है, 9 साल में क्या ही है। और सामाजिक विकास, दोस्त और विशेष दोस्ती इस समय अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, और उनके आत्मसम्मान के लिए महत्वपूर्ण आपका यह लगता है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बस इसको समझते हैं, लास्ट में है खेल प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है और खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों को उल्लेख कीजिए। देखिए खेल प्रशिक्षण जो आपका है आपका जो उच्च स्तर का जो प्रदर्शन है और खिलाड़ियों को प्रदान आपका तैयार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ यह सारी जो क्रिया हमारी होती है जिसमें खेल आपका प्रशिक्षण है और सहायता खिलाड़ियों को उसमें मिलती है, और इसके साथ साथ उनमें कुछ फ़ायदे इसमें हम देखते हैं, जिसमें सिद्धांतों का वर्णन है, जिसमें अतिभार का सिद्धांत होता है, ठीक है, प्रगति क्रम का सिद्धांत होता है, निरंतर आपका नियम का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत आपका होता है, और साथ ही साथ व्यक्तिगत भेद और विशिष्टता का सिद्धांत, सक्रिय ग्रस्तता का सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत आपका इसमें रहता है। अब इनका जो एक्सप्लेनेशन है वह भी हमने प्रयास किए हैं आपको कर दिया जाए, समझा दिया जाए, और सामान्य विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत और आराम और पुनर्शांति और प्राप्त करने का सिद्धांत। अब इसमें सबसे पहला हमारा है अति भार का सिद्धांत क्या है, तो इसका अर्थ होता है खिलाड़ियों को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अति भार प्रदर्शन, मतलब उनको प्रदर्शन जो भार है, भारी वजन है, इसमें दिया जाता है, और लंबे समय तक सहन क्षमता बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को अधिक लंबा और अधिक कार्य करने के लिए अभ्यास इसकी जरूरत होती है। दूसरा है प्रगति क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अति भार जो है उसको धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बढ़ाना चाहिए और इसमें खिलाड़ियों को इसे संभालने की आसानी हो, इसको मतलब थोड़ा सा किया जाता है। साथ ही साथ तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण की एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए और इसी प्रकार अवकाश नहीं होना चाहिए, कोई मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 2 सत्रों के बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब लगातार बच्चा करता रहे, 1-2 दिन का छुट्टी होगी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गैप ना हो। विविधता का सिद्धांत। एक सफल
प्रशिक्षक को खिलाड़ी की रुचि या प्रेरणा को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक प्रकार से चेंजेस करने शामिल होना चाहिए और विविधता के रूप में व्यायाम की प्रकृति, समय पर्यावरण और बदलाव कई सारे मतलब करते रहने चाहिए। उसके साथ व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अब जो खिलाड़ी है वो भेदों के कारण आपका भिन्न हो सकता है और पुनः शक्ति प्राप्ति के अधिक समय ले सकता है या लेती है। इसके साथ सक्रियग्रस्ता का सिद्धांत, सक्रियग्रस्ता के अंतर्गत प्रभावी प्रशिक्षण जो आपका है उसमें कार्यक्रम के लिए खिलाड़ी को सक्रिय रूप से, पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए और यहाँ पे उसका मतलब अपनी इच्छा में भाग लेना उसे चाहिए। साथ ही साथ चक्रीयता का सिद्धांत जो खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न जो आपके माइक्रो चक्र है, मैसो चक्र है और आपका मेको चक्र है, इनके बारे में लगभग विकसित होता है। और साथ ही साथ कोच लंबी अवधि और माइक्रो जो सबसे छोटी अवधि होती है, याद रखना कोच सबसे लंबी और माइक्रो सबसे छोटी अवधि होती है जो कि 3 से 10 दिन की आपकी हो सकती है, इसको याद रखिएगा। सामान्य विशिष्टता की तैयारी सिद्धांत जिसमें आपका प्रदर्शन को बढ़ोतरी देने के लिए सामान्य और विशिष्ट तैयारियां दोनों रूप से करवाई जाती, दोनों महत्वपूर्ण भी होती है। अब देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें शारीरिक आपकी विधियों के क्या तात्पर्य है और इससे हमारा क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना है शारीरिक विधियों से क्या तात्पर्य है और खेल कूद में प्रतिबंधित विधियों को उल्लेख करिए। देखो सबसे पहले ब्लड डोपिंग होता है, शरीर आपके मतलब अपने अपने खून में आप मतलब डोपिंग कर ले कुछ नशीली पदार्थ, जीन्स डोपिंग या फिर आपका सामाजिक रासायनिक और भौतिक जोड़ तोड़, या फिर इसमें देखिए रक्त डोपिंग में 2 है आपका ऑटोग्लासस और दूसरा आपका है होमोलोगोस, ठीक है, ये 2 आपके हैं। इसमें इसका चार्ट में जो आपका सबसे पहला है ब्लड डोपिंग क्या है, तो भाई लाल रक्त कणिकाओं की संख्या वृद्धि करने की एक विधि है जो कि गलत और प्रतिबंधित जो पदार्थ है जैसे कि आपका ड्रग्स हो गया उन चीज़ों को लेते हैं। जिसमें आपका ऑटोग्लोसस जो ब्लड डोपिंग है जिसमें कुछ हफ्ते पहले ही खिलाड़ी रक्त चढ़ा लिया जाता है और इसे ऑटोग्लोसस ब्लड डोपिंग कहते हैं, मतलब अपने खून में ही मतलब मिलवा के चढ़वा लिया जाता है ताकि पता ना चले, लेकिन पता चल ही जाता है आज के ज़माने में। और होमोलोगस आपका होता है ब्लड डोपिंग जिसमें एक व्यक्ति शरीर को ताज़ा रक्त लेकर के सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा देते हैं और इसे होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। और इससे लाल रक्त कणिकाएं जो आपकी होती है आरबीसी आपकी उसमें बढ़ोतरी होती है, मांसपेशी में ऑक्सीजन की जो पहचान है वो क्षमता वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार मांसपेशियां सहन क्षमता भी बढ़ती है। मतलब ये काफ़ी तरीके देखो, एक होता है जीन डोपिंग जिसमें खिलाड़ियों के शरीर में प्रत्येक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जीन्स का जोड़ तोड़ होता है और स्वास्थ्य और आपकी कोशिकाएं जो कार्य को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ जीव थेरेपी जिसमें मांसपेशियों और अस्थियों की संरचना में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। इसके साथ रासायनिक और भौतिक जोड़ तोड़ जिसमें आपको बताइए कि भैया डोपिंग को नियंत्रण के दौरान सैंपल के साथ छेड़छाड़ का प्रयास का होता है और प्रतियोगिता के दौरान इसमें बाद में यह प्रतिबंधित हो जाता है। तो ये आपके रहे सारे के सारे बन क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे। आपका लगभग जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा पूरे ईयर का करवा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।